प्रिय विद्यार्थीगण, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रोहित सर अपने नए वीडियो में पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी क्लास की परीक्षाएं अत्यंत नज़दीक आ गई हैं। परीक्षा में अच्छी तैयारी के लिए हमें योजना के अनुसार काम करना पड़ेगा और जो लेटेस्ट सिलेबस और ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th और 12th की परीक्षा इस बार 2 पेपर के रूप में होगी, एक MCQ क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग देखेंगे सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझेंगे। आज हम मैथ विषय का जो 2022 बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है, जो टर्म 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसका हल लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग जब हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें हमें कैसे हल करना है। तो आइए हम सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो हम लोग 120 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1। उसी तरह से हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 है। इसका मान क्या होगा? तो गुना कर देंगे सबको, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 9 72, तो 72, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2। अब उस तरह से हम लोग देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन आगे देखते हैं, 6 और 22, 6 और 20 का HCF क्या है। तो हम लोग 6 और 20 दोनों का गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखेंगे कि कॉमन गुणनखंड 2 है, तो इसका HCF 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न आते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप होगा। तब विषम संख्या का रूप 2m + 1 के रूप में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। अब पांचवा प्रश्न की ओर आते हैं। तो पांचवा प्रश्न में y = px, ये एक ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ एक अक्ष पर 3 बिंदु पर काट रहा है, तो इसलिए शून्यक की संख्या होगी 3, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4। अब पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, x² - 3 का शून्यक क्या होगा। तो x² - 3 को √3 का होल स्क्वायर पर कर देंगे और इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका शून्यक होगा x = -√3 और x = +√3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसी तरह से हम लोग सातवां प्रश्न की ओर आते हैं। सातवां प्रश्न हमारा कहता है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है, तो इसको बहुपद क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बहुपद बराबर होता है x² - α + βx + α × बीटा, तो बहुपद हो जाएगा x² + 3x + 2, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1। आठवां प्रश्न आते हैं। आठवां है, एक फार्मूला दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका समीकरण निकाय का क्या हल होगा जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम लोग जानते हैं कि ये फार्मूला है और यह कोई हल नहीं होगा। इसका होगा आठवां का कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला। आप देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट फार्मूला पर भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो हर चैप्टर का फार्मूला आप अच्छी तरह याद करें ताकि सभी प्रश्न को आसानी से पकड़ा जा सके। 9 नंबर आते हैं, रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 और का हल है। तो हल है, तो इसमें देखो हल करने का तरीका है कि विलोपन प्रतिस्थापन, ये सबसे तो हल हम कर ही सकते हैं, लेकिन उतना न बनाने पर हम सीधे क्या करेंगे कि जो विकल्प है x बराबर, जिसे पहला में है x = 2 y = -1, समीकरण में रखेंगे ऊपर। अगर रखने के बाद दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब वही आंसर होगा। डायरेक्ट हम चेक करके उसको आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा x = 2 और y = -1, मतलब 9वां का आंसर हो जाएगा पहला। अब हम लोग आते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है उसको क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वैसे समीकरण को संगत समीकरण कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, समीकरण युग्म 3x + 2y = 5 के कितने हल होंगे। तो हम यहाँ पर फार्मूला पर इसको लाएंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब उस समीकरण पर आ जाएगा तो इसको जब हम हल करेंगे
तो जैसे हम a1/a2 कर रहे हैं तो 3/2 आ रहा है, और b1/b2 कर रहे हैं तो 2/-3, तो नॉट इक्वल टू है। तो इसका कितने हल होंगे, तो इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब x का एक वैल्यू निकलेगा और y का एक वैल्यू निकलेगा। तो इस तरीक़ा से इस समीकरण का कितना हल होगा, तो 1 हल होगा, तो एक हल होगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो इस समीकरण में आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें समझना है। 11 नंबर क्वेश्चन अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब x का एक मान आएगा और y का एक मान आएगा, मतलब इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1। तो दूसरा है, देखो समीकरण निकाय इतना का अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होता है। तो 12वां में फिर वैसे ही करेंगे हम लोग कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हमारा अद्वितीय हल का शर्त है। तो उसमें जब हम हल करेंगे तो आएगा k नॉट इक्वल टू -1। तो k नॉट इक्वल टू -1, तो इसमें तो ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर होगा ऐसे 1 हम टिक मार सकते हैं, लेकिन इसमें लिखना चाहिए था कि k नॉट इक्वल टू -1, बट यहाँ दिया हुआ है k का वैल्यू -1 है। 13, यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म असंगत है तो इसके आलेख की रेखा क्या होगी। तो जब असंगत रहेगा तो इसका आलेख क्या होगा, समांतर। तो 13वां का ये हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर में है कि कौन द्विघात समीकरण है कि नहीं। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं है में इसको हम जब दूसरा को हल करेंगे तो हल करने पर आ रहा है x + 12 नॉट इक्वल टू 0, मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है। 15वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 का विविक्तिकर क्या है। तब विविक्तिकर d = b² - 4ac, इस पर हम बैठाएंगे और बैठाने के बाद जो वैल्यू आएगा आ रहा है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आ जाते हैं 16 नंबर, ax² + bx + c = 0 के दो बराबर वास्तविक मूल हैं। तो इस स्थिति में d = 0 होगा, तो b² - 4ac = 0, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। अब हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ भी हम d का वैल्यू निकालेंगे, d का वैल्यू 1 आएगा, तो d 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक और असमान होगा। तो 17वां का आंसर हो जाएगा सेकेंड। 18 नंबर, 2x² + kx + 3 = 0 का मूल समान है। तो मूल समान है तो d = 0 होगा, तो b² - 4ac = 0 है, तो इसको जब हल करेंगे तो k = √24 आएगा ± 2√6, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 19 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का एक मूल इतना है तो k का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि α × बीटा = c/a होता है, तो इस पर बैठाएंगे तो बीटा का वैल्यू 5 आएगा, और पुनः α + बीटा = -b/a होता है, इस पर बैठाएंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 3, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2। 19 नंबर, इसका सही आंसर आएगा सेकेंड। अब आते हैं 20 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 का मूल है। इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। गुणनखंड करेंगे तो x बराबर आएगा 2/3 और x बराबर आएगा -1/2, इसका सही विकल्प होगा 1। 21वां क्वेश्चन, एक AP दिया हुआ है, D निकालना है सारवंतर। तो D = a2 - a1, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो D = 3 - 3 0 हो जाएगा। 22वां प्रश्न, a = 10 D = 10, तो a = 10 और d = 10 दिया हुआ है, तो इस स्थिति में दूसरा पद क्या होगा, तो a + d हो जाएगा। तो a + d मतलब 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20, आंसर हो जाएगा 2। 23वां प्रश्न आते हैं, AP में a = 7 D = 3 और n = 8, तो n = a + n - 1 × d, इस पर बैठाएंगे तो 28 आएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 के प्रथम 5 गुणज का योग है। 3 के प्रथम 5 गुणज का योग है, इसमें हम बैठा देंगे। 24वां प्रश्न है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3, 6, 9, 12, 15, इसको हम AP पर बनाएंगे। A और D का निकाल के एसन निकालेंगे, जो कि वैल्यू आएगा 45, तो आंसर हो जाएगा 4। 24वां का आंसर हो जाएगा 4, 45। इसमें हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, चूँकि छोटा अंक है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाते हैं 25वां प्रश्न। 25 है, सभी वृत्त होते हैं, हम लोग जानते हैं समरूप होते हैं सभी वृत्त,
तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 25वां का 2। 26वां डी समांतर बी सी, तो ईसी का मान ज्ञात करें। थेल्स पर में लगा देंगे ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, तो इस पर हम बैठाएंगे तो ईसी के जगह पर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इन सभी प्रश्नों को हल नीचे दिया हुआ है प्रश्न पत्र में, उसको आप अच्छे तरह से मिला लें और हल करें सभी प्रश्नों को। 26 नंबर ये प्रश्न था। 27 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, 27 नंबर, दो त्रिभुज समरूप है, तो समरूप दिया हुआ है तो कौन सा कसौटी लगेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों भुजा दिया हुआ है, इसका मतलब एस 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 लगेगा, तो 27 का जो है दूसरा आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, यदि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ समरूप हैं तो ए बराबर डी, तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि 3 आंसर इसका विकल्प सही है, ए बी सी डी ई एफ। डी ई एफ नहीं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी एफ ई के। इसको ध्यान से बनाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमेशा ध्यान देना है कि कौन जो बराबर दिया है उसी अनुसार लेना है। जैसे शुरू में कौन है ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब बाद वाला देखेंगे तो डी एफ ई, तो डी एफ ई हो जाएगा। अब आ जाते हैं 29 नंबर प्रश्न। दो त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये लेसन 6 में थ्योरम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16:81। आंसर नंबर 4। 30 नंबर, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 है, एक भुजा 12 है, तो शेष भुजा क्या होगी। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और पाइथागोरस थ्योरम में हमको दूसरी भुजा निकल जाएगी 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 30वां का 2। 31वां नंबर आते हैं प्रश्न। 31वां नंबर प्रश्न जो है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इतना 6√3, ए सी 12 और बी सी इतना, तो कोण बी बराबर क्या होगा। तो हम ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पर बैठाएंगे तो दोनों तरफ मान बराबर आ जाएगा, मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय में सेट हो जा रहा है, इसलिए कोण बी का मान 90 डिग्री होगा, विकल्प होगा 2। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, 32वां प्रश्न है ये। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 33 नंबर, किसी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। स्पर्श रेखा 24 है, केंद्र से दूरी 25 है, तो हम 25 का स्क्वायर बराबर त्रिज्या को r मान लेंगे, आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो इससे r का वैल्यू जो आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा, तो 33वां का आंसर हो जाएगा 1। 34वां प्रश्न आते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हम जानते हैं कि एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 34वां का आंसर हो जाएगा 4। 35 नंबर, इसमें भी वही है स्पर्श रेखा वाला क्वेश्चन, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिसमें ओ ए का लंबाई जो है आ जाएगा हमारा कितना 4 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब आ जाते हैं 36वां क्वेश्चन। केंद्रीय कोण थीटा, त्रिज्या r, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 2। 37 नंबर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको भी उसी फॉर्मूला पर बिठाएंगे, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 132/7, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 38 नंबर, चाप की लंबाई ज्ञात करना है, θ/360 इंटू 2 पाई r, इसको बिठाएंगे और इस पर बैठाने के बाद जो वैल्यू आएगा कितना आ रहा है 22 सेंटीमीटर, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3। 39 नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का ज्ञात करें, तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 154 हो जाएगा, लघु का 14 दिया ही है, तो 154 में से 14 घटा देंगे तो 140 सेंटीमीटर, तो इस स्क्वायर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला। अब आ जाते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न जो है, एक छतरी के 8 ताने हैं, ये जो है लेसन 12 से प्रश्न है। छतरी को सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का कोण होगा। इसमें हम देखेंगे 8 ताने हैं तो कोण 8 भाग में बंट गया, तो 360/8 करेंगे तो 45 डिग्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। इसमें आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करें, और हल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, और तब आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको नीचे दिया हुआ है, इसको भी आप बनाएं। अगर दिक्कत आए किसी प्रश्न में तो इस सॉल्यूशन को आप देखें और सॉल्यूशन को देखकर अच्छी तरह प्रश्नों को हल करें।
और इसके साथ साथ एक प्रश्न में ध्यान देंगे जिसमें आपको दिया हुआ है वो जो प्रश्न नंबर था, देखते हैं तुरंत प्रश्न नंबर, जिसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आंसर में क्या है, द्विघात समीकरण से जो प्रश्न नंबर 11 में आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें कितने हल पूछ रहा है, तो अद्वितीय हल होगा, तो इसमें 11 का सही आंसर हो जाएगा 1। इसको ध्यान देंगे, सभी प्रश्नों को हल करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं पुनः हाजिर होऊंगा नए विषय और नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप लोग जो हैं इस सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लें, और साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।